टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। लेकिन अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं गोल्ड बेचने पर कैसे बचाया जा सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म लॉस को अगले कारोबारी साल में कैरी फॉरवर्ड करने का क्या है तरीका, और साथ में भी बताएंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए जीएसटी के नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन गोल्ड इन दिनों काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि कभी इसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, कभी थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है, लोग कई बार इसे बेचने की सोचते हैं। तो गौरी, सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे पूछूंगा कि गोल्ड बेचने पर लोगों को हमेशा मन में ये रहता है कि इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा, इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो क्या कोई तरीका होता है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने को लेकर के? जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए गोल्ड यूजुअली लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम लोग हैं जो गोल्ड को लेना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर जब आप गोल्ड बेचने जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होता है। तो इसको बचाने का तरीका बिल्कुल है, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक सेक्शन होता है सेक्शन 54F, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आती है, जिसके अंदर गोल्ड आ जाता है। तो अगर आपने गोल्ड बेचा है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसको बचाने के लिए आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना सारा प्रोसीड्स जो भी आपको गोल्ड से प्रोसीड्स आए हैं वो सारे प्रोसीड्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। साथ ही अगर आप अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं, आप विद इन 2 ईयर्स नहीं लेना चाहते, या आपने 1 साल पहले नहीं लिया है, या विद इन 3 ईयर्स आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले इस पैसे को आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो जैसे ही आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे विद इन द टाइम लिमिट, आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो बच जाएगा। तो लेकिन ये शर्त है कि इसमें आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाना होगा, या फिर कोई और विकल्प है जहां हम लगा के पैसा बचा सकते हैं? जी, सेक्शन 54F में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही आपको पैसा लगाना होगा, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द सेल, या 1 ईयर बिफोर, या विद इन 3 ईयर्स कंस्ट्रक्ट करनी होती है। चलिए, तो अगर आप गोल्ड बेचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की चिंता आपको सता रही है, तो इस सेक्शन का आप फायदा उठा सकते हैं। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया फरीदाबाद से दीपक वोरा जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार। हाँ जी लक्ष्मण जी नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच। हम तो मिस्टर लखोटिया के टाइम से आपका शो फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फैंटास्टिक शो ऑन टैक्स अरेंजमेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटीज, एंड बिग हैट्स ऑफ टू यू एंड एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। गौरी मैम एंड सर ऑल्सो जो आते हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि जैसे हमने 2018 में एक प्रॉपर्टी जो है परचेज किया, और 2019 में एक छोटा प्रॉपर्टी हमने सेल किया, तो जो उसमें क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा बनेगा, जो टैक्स है वो बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या इट इज वो शिपन ऑफ हो गया उस डील में? जैसे आपने प्रॉपर्टी पहले खरीदी और 1 साल बाद आपने एक प्रॉपर्टी बेची, तो जब आपने प्रॉपर्टी बेची 1 साल के बाद 2019 में, तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा होगा जो आपने प्रॉपर्टी बेची उसके ऊपर। मैं मान रही हूँ ये सेम प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने खरीदी और वही बेची। अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी और वही बेची है तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। दीपक जी से पूछ ही लेते हैं फोन लाइन पर अगर हो तो, ये प्रॉपर्टी जो आपने पहले खरीदी थी और फिर बाद में बेची, वो सेम प्रॉपर्टी तो नहीं है? नहीं सर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं। आपने पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी और अपनी पुरानी कोई प्रॉपर्टी आपने 2019 में बेची, तो जब आपने 2019 में ये प्रॉपर्टी बेची तो आप वहां से 1 साल पहले चले जाइए। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो विद इन 1 ईयर आपने खरीद ली है, तो आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 54 कहता है कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उससे 1 साल पहले या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या आप 2 साल के बाद खरीद लीजिए, या 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो ये जो 1 साल पहले वाला क्लॉज है आप इसमें फॉल कर जाते हैं। तो अगर आप 1 साल पहले तक आपका विद इन, आप मंथ्स की कैलकुलेशन देख लीजिएगा, विद इन 1 ईयर अगर आपने खरीद ली है तो आपको सेक्शन 54 का रिलीफ मिल जाएगा। आपको वो कैलकुलेशन करनी होगी कि कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। हो सकता है कि आपको सारा का सारा बेनिफिट मिल जाए और आपको कोई भी टैक्स ना देना पड़े।
चलिए अगला सवाल लेते हैं केरल से। श्रीलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या है सवाल आपके पास? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स के बारे में था। तो मैं जानना चाहता था कि अगर फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट है उसको इंस्टेड ऑफ ईयर ऑफ अक्रूवल मैं मैच्योरिटी के टाइम पे दिखा सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर मेरा अंकल का से एफडी है, 3 साल का एफडी है, वो FY23 में मैच्योर हो रहा है, लेकिन वो उससे पहले रिटायर हो रहा है। तो अगर मैं अभी के बदले मैच्योरिटी के बाद दिखाऊंगा तो वो टैक्स कम होगा ना? तो वो पूछना चाहता हूँ। जी मैं बताती हूँ। देखिए दोनों तरीके ठीक हैं। आप अक्रूवल बेसिस पे दिखा दें या आप जब मेच्योरिटी पे प्रोसीड्स मिलेंगे आप तब दिखा दें। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन आपको देखना ये है कि आपका टीडीएस कब कट रहा है। अगर आपका टीडीएस अक्रूवल बेसिस पे बैंक काट रहा है, जो कि काट रहा होगा, तो आपको उसी साल में इनकम दिखानी होगी, वरना आपका मिसमैच का नोटिस आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप एक बार बैंक में जाके जो आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक्स देते हैं वो कलेक्ट कीजिए। अगर उस एफडी पे आपका टीडीएस बैंक ने जिस भी साल में काटा है, मेरे हिसाब से उसी साल के कॉरेस्पॉन्डिंग आप उस इनकम को बुक कीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप टैक्स दीजिए। ये बेहतर तरीका है। अगर आप मेच्योरिटी पे करेंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिस आएगा, क्योंकि जिस साल में टीडीएस कटा है उस साल में आप कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम नहीं दिखाएंगे तो मिसमैच आ सकता है। हालांकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका यही है कि आप जिस साल में टीडीएस कटा है उसी साल में उस इनकम को दिखाइए। चलिए अब चलते हैं मुंबई, जहां से प्रदीप कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी नमस्कार। सर नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बढ़िया। बताएं, मैडम नमस्ते। टैक्स में कहाँ उलझ गए आप? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टोटल सैलरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम थी। ठीक है। और कुछ मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स। तो यह सोचकर मैंने अपना रिटर्न है वो 10 जनवरी 2022 को फाइल किया और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी शो किया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो बिलेटेड है। जबकि मैंने आईटीआर फाइल करते समय कुछ पेनल्टी शो हुई थी, उसमें 1,000 रुपए की पेनल्टी वो मैंने भरी हुई है। तो क्या मैं अब ऐसी कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है जिससे मैं अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का नियम है वो ये कहता है कि जब आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर देते हैं विद इन ड्यू डेट या एक्सटेंडेड ड्यू डेट, जो सरकार ने अपने मर्जी से एक्सटेंड की है विदाउट पेनल्टी, तो आपको जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार ने इस साल की ड्यू डेट थी जो अपनी मर्जी से एक्सटेंड की थी वो 31 दिसंबर थी, और जो 31 मार्च की ड्यू डेट थी वो बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट थी, वो ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट नहीं थी। तो आपने 10 जनवरी को रिटर्न भरी, आपने विद पेनल्टी रिटर्न भरी, यानी कि आपने बिलेटेड रिटर्न भरी है। तो बिलेटेड रिटर्न में आपको ये जो लॉस है इसको कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आपको इस लॉस को फॉरगो करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल नहीं, इससे पहले एक खबर मैं पढ़ रहा था, वो बेंगलुरु इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला था। बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन में समझ पा रहा था उसको। अगर जो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज है, उसमें एग्रीमेंट में अगर पति का नाम है तो उसके आधार पर आप पत्नी को कैपिटल गेंस में एग्जेम्पशन में डिनाई नहीं कर सकते। क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं इस तरीके से, ताकि बाकी दर्शक भी जो इस तरह का फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए काम की बात साबित हो। जी देखिए मैं बताती हूँ। जैसे जो वाइफ हैं उन्होंने तकरीबन 9 लाख की इनकम अपनी रिटर्न में दिखाई और उसमें कुछ 51,000 के आसपास का कैपिटल गेन उनका था। तो इसमें सेक्शन 54F का उन्होंने रिलीफ लिया और उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी 50-50% हस्बैंड और वाइफ के नाम पे थी, उस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने सारी पेमेंट अपने हस्बैंड को कर दी, यानी कि 100% पेमेंट उन्होंने अपने हस्बैंड को कर दी। और उसके बाद जितना भी उनका इंटीरियर्स में खर्चा हुआ या कोई भी और खर्चा हुआ वो सब वाइफ ने खुद से किया और उन्होंने ये सेक्शन 54F का रिलीफ जो है वो क्लेम कर लिया। लेकिन CIT अपील्स ने उनका ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि जो रिलीज डीड है वो 3 साल के बाद बनी है
तो आपका वो 3 साल का क्लॉज खत्म हो गया और आपको 54F का जो रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। तो ये मामला ITAT में गया और ITAT ने बोला कि हमने मोटिव देखना है। मोटिव ये था कि उनको रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना था या कंस्ट्रक्ट करना था, जो उन्होंने किया। तो एक्चुअल में वो हुआ, तो रिलीज डेट से उनको ज़्यादा मतलब नहीं है और उनको ये सेक्शन 54F का जो रिलीफ है वो दे दिया जाएगा। तो ITAT ने SSC के फेवर में ये जजमेंट दी और उनको जो सेक्शन 54F का रिलीफ वो क्लेम करना चाहती थी बिल्कुल दिया। तो गौरी, क्या ये माना जाए कि इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी जो है उसके दस्तावेज पे 50-50 में पति का भी नाम था, चूंकि पत्नी ने सारे पेमेंट अपने अकाउंट से किया था, तो इस वजह से उनको कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के दूसरे ही मामले में ये फैसला लागू माना जाएगा? देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि वाइफ ने पूरी पेमेंट अपने हस्बैंड को कर दी थी विद इन टाइम, तो ITAT ने कहा कि हम उसके पीछे का मोटिव देखेंगे। तो हाँ, ऐसा कोई केस अगर किसी का लगता है तो इस जजमेंट को बेस लेके वो कोशिश कर सकते हैं कि वो CIT अपील्स में भी जीत जाएं, और अगर CIT अपील्स में नहीं जीतते तो वो फिर ITAT जाएं और ITAT में डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये एक केस बनता है, बेस उनका बनता है कि अगर ऐसा कोई केस किसी के साथ होता है तो वो इस वाले पर्टिकुलर केस को बेस लेके फाइट कर सकते हैं। काफी दिलचस्प मामला है, कई लोगों के साथ इस तरह की बातें हो सकती हैं। अगर ऐसे ही हालात है तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे पास पोरबंदर गुजरात से नाटू भाई जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, कैसे हो भैया? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अरे भाई बहुत बढ़िया है यार, हम तो हमारे ये प्रोग्राम से ना कई साल से देख रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जानकारी मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बताएं कहाँ उलझ गए हैं आप टैक्स में? हाँ। अभी हमारा सवाल ये है कि हमने हमारा बड़े लड़के को 20 लाख रुपया चेक से दे दिया है, गिफ्ट से। ठीक है। तो अभी उसने उसकी मम्मी के नाम पे एक रसीद निकाला है, उसका पैसा ट्रांसफर करके उसके अकाउंट में। ठीक है। तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा तो मेरे में क्लोजिंग नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे पास तो मैंने तो दिया नहीं है मेरे बैंक को पैसा, मैंने तो ऐसे इस नाम का रसीद निकाला ही नहीं है मेरे अकाउंट में। ठीक है, नहीं आपका सवाल बहुत जायज़ है। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हमारी जुड़ी हुई हैं, गौरी चड्ढा आपको जवाब देंगे। गौरी, क्या कहेंगे इनको? जी लक्ष्मण, देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इस तरह से बनाया गया है कि हम लोग कितने भी तोड़ निकाल लें किसी तरह से टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट उसको प्लग इन कर देता है। तो जैसे उन्होंने सवाल पूछा, उनका सवाल ये है कि हस्बैंड अगर वाइफ को कुछ गिफ्ट दे रहा है तो क्लबिंग लगती है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को डायरेक्टली ना देके पहले अपने बेटे को दिया और फिर बेटे ने वाइफ को दिया। तो इनडायरेक्टली भी अगर आप अपनी वाइफ को कुछ दे रहे हैं तो उसमें भी क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। तो जो इंटरेस्ट वाइफ कमाएगी वो आपके ही इनकम में ऐड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्टली भी ये ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इनडायरेक्टली भी अगर होगी तो क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूं कि ये बात थोड़ा सा इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, लेकिन अगर इस्टेब्लिश हो जाती है कि यही ट्रांजैक्शन है तो डेफिनेटली क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और आपके इनकम में जो इंटरेस्ट उन्होंने उस पर अर्न किया है वो ऐड हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप पर टैक्स की देनदारी बनती है। चलिए चलते हैं नोएडा, जहां से जोगेश्वर मुखर्जी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुखर्जी साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मेरा ये पूछना था, मेरा अभी एक प्रॉपर्टी में है, वो अपना ही मकान बनाया हुआ, वहाँ रहता हूँ। ठीक है। पर मेरे पास एक प्लॉट है, नोएडा में एक प्लॉट है। ठीक है। तो उसमें अभी मेरा एज 64 हो गया है। हाँ। तो मैं अगर उसको बनाने के लिए लोन लेता हूँ तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका पेंशन इतना सफिशिएंट नहीं कि आपको लोन मिलेगा। तो इतना लोन मिलेगा, तो आप एक काम करें, आपका बेटा को क्लब कर दीजिए, जॉइंट बोरोवर कर दीजिए, तो आपको लोन मिल जाएगा। अब मेरे को ये पूछना है कि अगर मेरा बेटा जॉइंट बोरोवर होता है, हाउसिंग लोन अगर वो रीपे करता है, तो उसको क्या इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा हाउसिंग लोन रीपे करने का, टैक्स बेनिफिट? जी ठीक है। देखिए इस केस में ना बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं। तो इसमें मेरा मानना यह है कि आपको अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट का बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट में लेना है, यानी कि सेक्शन 24 और 80C, इसका बेनिफिट आपके बेटे अगर लेना चाहते हैं तो उनको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। उनको जॉइंट ओनर भी होना होगा, उनको जॉइंट बोरोअर भी होना होगा।
तो जॉइंट बोरोअर तो आप उनको बना देंगे, बैंक में लोन जब लेंगे तो उनके नाम पे लिया जाएगा, तो आप उस प्लॉट में उनको को ओनर भी बना दीजिए। तो जब वो को ओनर और को बोरोअर दोनों बन जाएंगे तो वो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट का बेनिफिट है वो ले पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक ईमेल आया है गौरी सुदेश रानी सिंह जी का, इनका मामला थोड़ा सा अलग है। दरअसल ये 2018 में यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ था और 2017-18 में ही इनको इंसेंटिव मिले थे, जो पैसे मिलते रिटायरमेंट को बेनिफिट मिले थे, लेकिन इनके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने रिकवरी के लिए नोटिस भेज दिया। अब ये पूछना चाहते हैं, रिकवरी में तो हम दे तो देंगे, लेकिन जो हमने टैक्स चुकाया क्या उसको रिफंड पाने का कोई तरीका है क्या? ये 20% टैक्स स्लैब में आते हैं, ऐसा इनका ईमेल में कहा गया है। इसमें आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो कोई रिफंड नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर के साथ डील कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मैं ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर चुका हूं और वो जो रिकवरी कर रहे हैं उसके अंदर उस टैक्स के अमाउंट को एडजस्ट करके वो रिकवरी करें जो टैक्स पे एक्स्ट्रा दे चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट, ताकि उनको डबल लॉस ना हो। क्योंकि आप अपनी रिटर्न को अब रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न रिवाइज करने की डेट निकल चुकी है और उसके अलावा कोई तरीका एज सच रिफंड लेने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है नहीं। तो अपने एम्प्लॉयर से ही आपको सेटलमेंट करनी होगी कि वो इसकी एडजस्टमेंट करके जो रिकवरी का अमाउंट है वो उस कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको कम करें और उसके बाद आपसे रिकवरी करें। चलिए, तो अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करिए, शायद आपको कुछ यहाँ बेनिफिट मिलता हुआ दिखे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। अब तक हम लोग बातचीत कर रहे थे इनकम टैक्स की, लेकिन अब बात करेंगे जीएसटी की। इस मोर्चे पे सबसे पहला सवाल हमारे पास आया फरीदाबाद से बिरबल चोपड़ा जी का। चोपड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा है कारोबार आपका आजकल? ठीक चल रहा है सर कारोबार। तो थोड़ी सी एक छोटी सी क्वेरी थी जो आपको भेजी थी। जी बताएं, क्या है? अच्छा, ये जो नया रूल आया है कि 20 करोड़ से ज्यादा जिनकी टर्नओवर थी पिछले साल उनको ई इनवॉइसिंग सारे बिलों का करना है इस वर्ष। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये 20 करोड़ की जो लिमिट है ये बेसिक सेल है या जीएसटी को मिलाकर है? अच्छा ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। जो कोई भी ऐसा रूल आता है जिसमें बोला जाता है कि इस लिमिट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा करना है वैसा करना है, या जो भी रूल आता है, जैसे इसमें आपको ई इनवॉइसिंग का रूल है, तो इसमें जो हम लिमिट देखते हैं, जो टर्नओवर देखते हैं, वो हम टैक्सेबल वैल्यू देखते हैं। टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है विदाउट जीएसटी। हम इसमें इनवॉइस वैल्यू नहीं देखते। इनवॉइस वैल्यू तो हम इस टर्नओवर में सिर्फ वो वैल्यू देखते हैं जो जीएसटी को हटा करके है। तो अगर आपका टर्नओवर जीएसटी को हटा करके थ्रेशोल्ड से नीचे है तो आपको ई इनवॉइसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर जीएसटी मिला के थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है तो आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जीएसटी हटा करके टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे होना चाहिए। अगर वो उसके बिना, यानी कि जीएसटी को हटा दें, अगर उसके बिना ही क्रॉस कर रहा है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी होगी। चलिए, तो जीएसटी इसमें नहीं जोड़ना जब भी आप थ्रेशोल्ड का कैलकुलेशन करें तो, और उसके हिसाब से आपको जो है सो ई इनवॉइसिंग के नियम आपके ऊपर लागू होगा। मुंबई से एस महादेवन साहब का एक सवाल आया है और ये सवाल काफ़ी दिलचस्प है गौरी। दरअसल इनका जो है सो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और सोसाइटी मेंबर जो है हर महीने 7500 यानी 7,500 रुपये से ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, और इनका सवाल है क्या इन पर जीएसटी लागू होगा कि नहीं ऐसे हालात में, और मेंबर्स का मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपये से कम हो और सोसाइटी का कुल कलेक्शन 20 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, तो इस संबंध में जीएसटी लागू होगा कि नहीं, इसका क्या प्रावधान है? तो दो अलग अलग सवाल हैं इनके। जी लक्ष्मण, मैं दोनों का एक ही में जवाब दे देती हूँ। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो देखने के लिए आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है, यानी कि आपका टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, साथ ही आप जो मेंबर्स से फीस ले रहे हैं वो 7,500 से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है या जो आप मेंबर्स से पैसे ले रहे हैं वो 7,500 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोनों कंडीशंस एक साथ आपको फुलफिल करनी है, तब आपके ऊपर जीएसटी लगेगा।
चलिए, तो दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तब आप पर जीएसटी लागू होगा, किसी एक कंडीशन से आपको जीएसटी लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये रहा कि सोसाइटी का जो हर महीने मेंबर फी है वो 7,500 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन 20 लाख से कम है कुल कलेक्शन, तब लागू नहीं होगा। ऐसे ही अगर सोसाइटी मेंबर फी 7,500 से कम है लेकिन कुल कलेक्शन 20 लाख से ज़्यादा, तब भी लागू नहीं होगा। लेकिन दोनों ही सूरत में अगर 7,500 से ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, कुल कलेक्शन 20 लाख से ज़्यादा है, तब आपके ऊपर जीएसटी लागू होगा। गौरी, सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नए सवालों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।